आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में क्यों लाया गया, कैसे फ्रेम किया, क्या क्या रीजंस थे। तो जैसे बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल यहाँ पे रहकर, जैसे ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, तो वो क्या था, क्यों था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अंडर द उनके पास अथॉरिटी क्या थी कि वो इंडिया आए। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको एक चार्टर ग्रांट किया था, जिस अथॉरिटी के अंदर वो 16 ये जो चार्टर ग्रांट किया गया था वो 1600 में साइन किया गया था। 1608 में एज ट्रेडर्स वो इंडिया आए। उनके पास मोनोपोली थी ट्रेडिंग की इन इंडिया। फिर उसके बाद 1764 में मुगल एम्परर शाह आलम बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने दीवानी राइट्स 1765 में दीवानी राइट्स दिए इंडियंस को। तो ये दीवानी राइट्स थे क्या? इट्स अ राइट ओवर रेवेन्यू एंड टू डू सिविल जस्टिस। तो ईस्ट इंडिया दीवानी राइट्स आए, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया पब्लिक से, और जो छोटे मोटे उनके सिविल डिस्प्यूट्स थे उनका जस्टिस वो करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स उनको कौन कौन सी जगह के मिले? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स उनको मिले। दे स्टार्टेड देयर करियर एज ट्रेडिशनल, कि यहां तक ना ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो अब ये फर्क क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फर्क ये है कि जो ब्रिटिश क्राउन, जो ये एलिजाबेथ वन थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे अथॉरिटी लेके सिर्फ ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। लेकिन जो मेन अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश क्राउन की ही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके अंडर में इनसे पावर लेके इंडिया में अपनी ट्रेडिंग को एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ब्रिटिश को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये जो चार्ज है वो कैसे रिप्लेस किया ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसका रीजन था सिपॉय म्यूटनी। अब ये सिपॉय म्यूटनी है क्या? सिपॉय का ये पर्शियन वर्ड सिपाही से लिया गया वर्ड सिपॉय है। म्यूटनी का मतलब है रिवोल्ट। तो जो ब्रिटिश के अंदर जो उस टाइम पे आर्मी थी, उसमें इंडियन सोल्जर्स भी होते थे। तो ये ना उनकी आर्मी में ये र्यूमर फैलाया गया कि जो कैटरेजेस यूज करते हैं उसमें काऊ और पिग्स की लाड है। तो इनको इंडियन सोल्जर्स को इंसल्टेड फील हुआ कि जो उनके रिलीजियस राइट्स हैं ये उनको वायलेट कर रहे हैं। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस सारे को देखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन था, उन्होंने सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अपने पे ले ली। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की ब्रिटिश क्राउन के ऊपर ट्रांसफर हो गई। जब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने टिल इंडिपेंडेंस राज किया। अब 15 अगस्त 1947 में हमारा जो इंडिया था वो फ्री हुआ। तो बाद में उन्होंने ये सोचा कि हम इसको अब एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कैसी चलेगी। तो उनको लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में लाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की इन 1946। ऑन जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर। तो वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैज इट्स रूट्स इन ब्रिटिश रूल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेमवर्क में लाया गया, क्या रीजंस थे, उसके कुछ कारण ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही इनको दिख गए थे, जिसकी जो लूप होल्स जो भी वहां पे हुआ, वो उन इवेंट्स ने, कुछ इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो इंक्लूड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स ब्रिटिश रूल विच लीड टू फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन and functioning of government administration. These events have great influence on constitutional polity
तो ये जो इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे और लाया जाना चाहिए। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो इवेंट्स ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुए थे वो कौन कौन से थे, कैसे कैसे हुए, अंडर किस रूल पे हुए। तो वो हम सारा ये 2 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी पीछे बताया था कि जो इंडिया को रूल किया तो ब्रिटिशर्स ने था, लेकिन वो कंपनी रूल अलग था, क्राउन रूल अलग था। क्राउन रूल मैंने बताया कि वो जो सिपाही म्यूटनी थी उसकी वजह से ट्रांसफर हो गया, कंपनी से क्राउन ने ले लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। तो ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे रूल किया 1773 टिल 1858 में। उसके बाद 1858 टिल 1947 क्राउन रूल चला इंडिपेंडेंस तक। ये 2 पॉइंट्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।